इतिहास में ना कभी कभी एक बहुत छोटी सी लगने वाली भूल एक बहुत बड़े तूफान की वजह बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जहां एक जरा सी चिंगारी ने पूरे के पूरे उपमहाद्वीप को आग की लपटों में झोंक दिया था। तो चलिए इस ऐतिहासिक घटना की तह तक चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो बड़ी भूल थी क्या? ऐसी क्या गलती हुई जिसने पूरे उपमहाद्वीप में विद्रोह की आग ही भड़का दी? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। थोड़ी गाय की चर्बी, थोड़ी सूअर की चर्बी। सुनने में कितने साधारण से शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए यही वो शब्द थे जो एक बहुत बड़े साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुए। इनका मतलब क्या था और ये इतने खतरनाक कैसे बन गए, बस कुछ ही देर में जानेंगे। अब देखिए, इस बड़ी भूल की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, करीब करीब 100 साल पीछे। कहानी शुरू होती है एक चाय की कंपनी से, एक ऐसी ट्रेडिंग कंपनी जिसके इरादे सिर्फ व्यापार करने तक ही सीमित नहीं थे। तो हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं सदी में भारत आई तो थी मसाले और चाय का व्यापार करने, बिल्कुल विनम्र व्यापारी बनकर। लेकिन फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और जैसे ही वो ये जंग जीते, वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो बन गए यहाँ के पॉलिटिकल मास्टर। और बस यहीं से अगले 100 सालों के उस तनाव की नींव पड़ी जो एक दिन फटने वाला था। और उनका राज करने का तरीका बड़ा ही चालाकी भरा था। उनकी एक ही रणनीति थी, बांटो और राज करो। मतलब भारतीय राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दो, धर्म और जाति के नाम पर लोगों में फूट डाल दो ताकि सब आपस में ही लड़ते रहें और कंपनी का राज मजबूती से चलता रहे। तो सोचा जा सकता है कि कंपनी के राज में आम जिंदगी कैसी रही होगी। भारत के जो कीमती संसाधन थे, कपास, रेशम, चाय, उन्हें बेरहमी से लूटा जा रहा था। भारतीयों के साथ कह सकते हैं कि गुलामों जैसा बर्ताव हो रहा था। और ये सब दशकों से चल रहा था। लोगों के दिलों में गुस्सा धीरे धीरे सुलग रहा था। और तो और ब्रिटिश अफसर भारतीय नेताओं से पूछे बिना, कोई सलाह लिए बिना ही नए नए कानून बना देते थे, जिससे हालात बस बिगड़ते ही जा रहे थे। तो समझ लीजिए कि एक बारूद का ढेर पूरी तरह से तैयार था और इसी ढेर पर कंपनी ने एक चिंगारी फेंक दी। एक ऐसी गलती जो उनकी सबसे बड़ी, सबसे भयंकर भूल साबित हुई। किस चीज से चिकना किया गया है साहब? ये सवाल एक भारतीय सैनिक यानी एक सिपाही ने पूछा था और यही सवाल पूरे विद्रोह का केंद्र बन गया। हुआ ये कि सिपाहियों को जब नई एनफील्ड राइफलें दी गईं तो उन्होंने देखा कि उसके कारतूसों पर कोई अजीब सी चिकनाई लगी हुई है। और बस यहीं पर सारा टकराव था। एक ही कारतूस, लेकिन दो बिल्कुल अलग नजरिए। अंग्रेजों के लिए ये बस एक टेक्निकल अपग्रेड था, प्रोग्रेस थी। उनके लिए ये सिर्फ ग्रीस था जिससे राइफल बेहतर काम करती। लेकिन भारतीय सिपाहियों के लिए, उनके लिए ये उनके धर्म पर, उनकी पूरी जीवन शैली पर एक सीधा हमला था। क्योंकि अफवाह ये फैली थी कि ये चिकनाई गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि उस कारतूस को राइफल में लोड करने के लिए उसे मुंह से काटना पड़ता था। अब हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है और मुसलमानों के लिए सूअर हराम। तो दोनों ही समुदायों के सिपाहियों के लिए ऐसा करना सोचना भी नामुमकिन था। ये सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं था, ये उनके धर्म, उनकी पहचान, उनकी आस्था का सीधा सीधा अपमान था। और फिर क्या था, जो एक छोटी सी बगावत की तरह शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते एक बहुत बड़े विद्रोह में बदल गया। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था, ये कंपनी के खिलाफ आज़ादी की एक जंग बन गया। सिपाहियों के मन में भी यही चल रहा था। उन्हें लगा कि ये तो सरासर बेइज्जती है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी धार्मिक आस्था को और एक योद्धा के तौर पर उनके सम्मान को कुचला जा रहा है। विद्रोह की पहली चिंगारी भड़की मेरठ में और वहां से ये जंगल की आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गई। ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था, नहीं, ये एक विशाल भारतीय विद्रोह था जो कंपनी के शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उठ खड़ा हुआ था। और कमाल की बात ये थी कि इस लड़ाई में सिपाही अकेले नहीं थे, उनके साथ वो किसान भी आ गए जिनकी जमीनें छीन ली गई थी। वो स्थानीय शासक भी साथ आ गए जो अपनी सत्ता वापस पाना चाहते थे। सब के सब एक साथ कंपनी के खिलाफ एक होकर खड़े हो गए। तो विद्रोह बहुत तेजी से आगे बढ़ा। पहले तो विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ी एक सिंबॉलिक जीत थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि शायद कंपनी का राज अब खत्म। लेकिन अंग्रेज अपनी इस सोने की चिड़िया को इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देने वाले थे।
उन्होंने इंग्लैंड से और सेना बुलाई और 1858 आते-आते इस विद्रोह को बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया गया। विद्रोह को तो दबा दिया गया, लेकिन इसका असर सीधा लंदन तक पहुंचा। वहां की सरकार में एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया और एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के बस की बात नहीं है कि वो इतने बड़े उपमहाद्वीप को संभाल सके। अब जरा सोचिए, कंपनी के अधिकारियों ने महारानी विक्टोरिया को जाकर क्या सफाई दी होगी। ये कोई छोटी सी गड़बड़ नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो इसका नतीजा सीधा और साफ था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने लगभग 250 सालों तक भारत पर अपना असर बनाए रखा था, उसे भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उनका राज अब खत्म हो चुका था और कंपनी के शासन की जगह ली एक नई व्यवस्था ने, जिसे हम जानते हैं ब्रिटिश राज के नाम से। इसका मतलब था कि अब भारत पर किसी कंपनी का नहीं, बल्कि सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार का शासन था, और भारत की साम्राज्ञी थी महारानी विक्टोरिया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये विद्रोह पूरी तरह से नाकाम रहा? पहली नज़र में देखें तो शायद हाँ, लेकिन असल में इसने भारत के भविष्य के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी बीज बो दिए थे। हाँ, ये बात सही है कि ब्रिटिश राज में रेलवे लाइनें बिछीं, स्टीम इंजन आए, कुछ मॉडर्नाइजेशन हुआ, लेकिन इस तरक्की के सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि ये रिश्ता बराबरी का तो बिल्कुल नहीं था। असलियत यही थी कि भारत अभी भी एक गुलाम देश था और उसका शोषण पहले की तरह ही जारी था। 1857 के विद्रोह से हमें तुरंत आज़ादी तो नहीं मिली, लेकिन इसने वो काम कर दिया था जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसने भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को जगा दिया था। ये उस लंबे संघर्ष की शुरुआत थी, पहली चिंगारी थी जो लगभग 90 साल बाद 1947 में जाकर आज़ादी की मशाल बनी। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखा जा सकता है? खैर, पहली और सबसे बड़ी सीख तो ये है कि लोगों की धार्मिक मान्यताओं से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि चाय के लिए पूरे देश को नहीं लूटना चाहिए। और शायद सबसे प्रैक्टिकल सबक कि भाई, अगर कारतूसों पर ग्रीस लगाना ही है तो शायद वनस्पति तेल का इस्तेमाल करना बेहतर रहता। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करेंगे। 1857 का विद्रोह बेशक कुचल दिया गया था, लेकिन इसने भारत के लोगों के दिलों में एकता और आज़ादी की जो आग जलाई थी, वो फिर कभी नहीं बुझी। तो क्या ये सच में एक नाकामी थी या फिर एक बहुत ज़रूरी शुरुआत? सोचिएगा ज़रूर।